यह न्यूरोलॉजी नहीं है। दिस इज नॉट न्यूरोलॉजी। कई बार बहुत से मरीज, उनके घर वाले और यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी कुछ मरीज को न्यूरोलॉजिस्ट के पास परामर्श के लिए भेज देते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित नहीं थे। ऐसी गलती क्यों होती है? ये बहुत कॉमन है। खैर, उन्हीं के कुछ उदाहरण मैं यहाँ बताना चाहूँगा और इसमें सबसे प्रमुख है साइकियाट्रिक बीमारियाँ, मनोरोग। तो मनोरोग और न्यूरो रोग में बहुत सारा ओवरलैप है। उनके लक्षण, उनका इतिहास, उनकी हिस्ट्री बहुत हद तक मिलते हैं और लोग गलती से ऐसा समझते हैं कि मानसिक बीमारियां चूंकि ब्रेन में होती हैं इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट उनका इलाज करेगा। अब ये बात सही है। व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ द माइंड? ब्रेन। हमारे मन का अंग क्या है? मस्तिष्क। तो अगर मन की बीमारी है तो उसका मूल तो मस्तिष्क ही हुआ, ये बात तो सही है। और चूंकि न्यूरोलॉजिस्ट दावा करते हैं कि हम मस्तिष्क की बीमारियों का इलाज करते हैं तो फिर मन की बीमारियों का भी इलाज करेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। तो अनेक प्रकार के मरीज जो मनोरोग से पीड़ित है गलती से मेरे पास लाए जाते हैं और मैं विनम्रता पूर्वक उन्हें समझाता हूँ कि नहीं, मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं मनोरोग विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मरीज और उसके घर वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या अंतर है दोनों में? हम तो समझते थे कि दोनों एक हैं। पागलपन या मानसिक विक्षिप्तता अर्थात साइकोसिस एक प्रमुख मनोरोग है जो कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और उनमें मरीज का सोच विचार गड़बड़ा जाता है, बोल व्यवहार बदल जाता है, अजीब हो जाता है। वो लोग शक करने लगते हैं, वहम करने लगते हैं, कभी उत्तेजित हो जाते हैं, चिल्लाते हैं या उल्टा कभी गुमसुम हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, आत्महत्या के बारे में सोचने लगते हैं। ये लोग गलती से न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। इसका उदाहरण है शिज़ोफ्रेनिया और एक और उदाहरण है बाइपोलर डिसऑर्डर अर्थात जिसमें एक तरफ मेनिया या उन्माद होता है और दूसरी तरफ उदासी या डिप्रेशन या अवसाद होता है। ये साइकोसिस नाम की बीमारियां कहलाती हैं। ये पागलपन की सीमा में या इंसैनिटी की सीमा तक पहुंचती हैं। इन्हें मानसिक विक्षिप्तता कहते हैं। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में इनका इलाज नहीं करता। इसके बाद आती है न्यूरोसिस जो कि तुलनात्मक रूप से कॉमन है और साइकोसिस की तुलना में जिनकी तीव्रता कम होती है, जो आसानी से ठीक हो सकती हैं कंपैरेटिवली। इसमें आता है एंजाइटी न्यूरोसिस, व्यग्रता, पैनिक अटैक, अचानक घबराहट होना, बेचैनी, स्ट्रेस या तनाव या टेंशन, चिंताएं, घबराहट और डिप्रेशन, हताशा, फोबिया या भय, फोबिक न्यूरोसिस और OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक ही एक प्रकार के विचार बार बार मन में आना, उनको रोक न पाना और एक ही एक प्रकार की हरकतें बार बार करते रहना। ये लक्षणों का उपचार भी एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में मैं नहीं करता हूँ। मैं इन्हें पुनः मनोरोग विशेषज्ञ अर्थात साइकियाट्रिस्ट के पास भेजता हूँ। अब ये बात सही है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में, बल्कि अनेक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लक्षणों में कभी कभी ये साइकियाट्री जैसे सिम्टम हो सकते हैं और ठीक है, कई बार गलती हो जाती है। ये गलती न्यूरोलॉजिस्ट भी कर सकता है और ये गलती मनोरोग विशेषज्ञ साइकियाट्रिस्ट भी कर सकता है। तो इस तरह का फॉलोअप, इस तरह का अनुगम, इस तरह का आदान प्रदान, इस तरह का क्रॉस रेफरेंस तो चलता ही रहता है। उसको हम कोई बहुत बड़ी गलती नहीं मानते। अगर मन की बीमारियां ब्रेन से आती हैं तो उनमें और बाकी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में क्या अंतर है? मनोरोग जब आते हैं, साइकियाट्रिक बीमारियां, उनमें दिमाग की रचना या कार्यविधि में जो खराबी आ गई है वो प्रायः किसी जांच के द्वारा पकड़ में नहीं आती और यहाँ तक कि मृत्यु के उपरांत शव परीक्षण के अंदर भी कोई खराबी या विकृति नहीं चीनी जा सकती। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ, लकवा हुआ और उसका आप CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे, उसमें दिख जाएगा कि यहाँ पर क्लॉट है, यहाँ पे हेमरेज है, यहाँ पर रक्त सप्लाई में कमी होने से ये हिस्सा मर गया है, इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन एक डिप्रेशन का मरीज है जो खूब घनघोर उदासी में है, उसके ब्रेन का MRI करेंगे, कोई खराबी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल निकलेगा। और यदि किन्हीं अन्य कारण से उस व्यक्ति की उसकी आयु हो जाती है और उसकी मृत्यु होती है और शव परीक्षण होता है
तो जिस व्यक्ति को केवल मानसिक रोग था, साइकेट्रिक रोग था, शिज़ोफ्रेनिया था, डिप्रेशन था, उसके ब्रेन को अगर खोल के देखेंगे तो कोई खराबी नहीं मिलेगी, नॉर्मल ब्रेन दिखेगा। जबकि न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसका ब्रेन खोल के देखेंगे तो उसमें या तो कोई ट्यूमर दिख जाएगा, या कोई इन्फेक्शन दिख जाएगा, या कोई इन्फेक्शन दिख जाएगा, या पानी भरा हुआ स्थान ज़्यादा दिख जाएगा। और अगर बड़े पैमाने पर न दिखे तो कम से कम माइक्रोस्कोप के अंदर सूक्ष्म स्तर पर तो खराबी दिख जाएगी। साइकेट्रिक बीमारियों में प्रायः कोई खराबी नहीं मिलती, ये इनका एक प्रमुख अंतर है, न केवल मृत्यु के पूर्व विभिन्न जांचों में बल्कि मृत्यु के पश्चात भी। नर्वस सिस्टम के सभी अंग तंत्रों में पैदा करने वाली जो बीमारियां हैं वो अन्य अंग तंत्रों के समान पैथोलॉजिकल विधियां गिनी चुनी होती हैं। अब सोचो ना, किसी भी अंग तंत्र में कितने प्रकार की खराबियां हो सकती हैं। या तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी अंग में हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस, या फिर कैंसर हो सकता है, या फिर चोट हो सकती है, इंजरी हो सकती है, या वैस्कुलर कारण हो सकते हैं, रक्त प्रवाह में कमी या नली का फटना। तो ये कुछ 8-10 प्रकार की पैथोलॉजी या रोग विकृतियां होती हैं विभिन्न अंग तंत्रों में, जो कि नर्वस सिस्टम या स्नायु तंत्र को भी प्रभावित करती हैं। लेकिन साइकेट्री में क्या होता है? साइकेट्री में पैथोलॉजी ढूंढने से भी नहीं मिलती। अब ये अलग बात है कि पिछले 10-20 सालों में शोध की, रिसर्च की, नई विधियों के द्वारा सूक्ष्म स्तर पर, मॉलिक्यूलर स्तर पर, केमिकल लेवल पे कुछ बायोमार्कर, कुछ चिन्ह, इमेजिंग के स्तर पर भी साइकेट्रिक बीमारियों में अब धीरे धीरे पकड़ में आ रहे हैं कि हाँ, उनमें भी रचनात्मक स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर फला खराबी होती है। इसीलिए तो वो मुन्ना भाई की फिल्म आई थी ना, केमिकल लोचा, जिसमें बोलते हैं। तो साइकेट्रिक बीमारियों में, मनोरोग की बीमारियों में भी हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री में कुछ विकृति आती है। लेकिन प्रायः साइकेट्रिक बीमारियों का कारण हमें अज्ञात रहता है, अल्पज्ञात रहता है, कठिनाई से समझ में आता है। अभी तक तो मानते थे कि हमारे पास कोई बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे बायोलॉजिकल कारणों की भूमिका को साइकेट्रिक बीमारियों में भी पहचाना जाने लगा है। हालांकि अभी तक तो केवल परिस्थिति जन्य और वातावरण जन्य और अनुभव जन्य कारणों को ही साइकेट्री में महत्व देते थे कि उस इंसान को जीवन में कैसे अनुभव पड़े, उसका उसके मन पर क्या असर पड़ा, इनको लोग मानते थे कि वो साइकेट्री का कारण है। पर अब आजकल हम जानते हैं कि न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, साइकेट्रिक बीमारियों में भी बायोलॉजिकल कारण हो सकते थे। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ न्यूरोलॉजी क्या नहीं है, और उसमें सबसे प्रमुख उदाहरण मैंने दिया साइकेट्री का या मनोरोग का। एक शब्द में और बताना चाहूँगा, नस। लोग समझते हैं न्यूरोलॉजिस्ट मतलब नस की बीमारी का इलाज करने वाले, लेकिन मैं अपने पाठकों से और श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि हिंदी में शब्द जो है नस, इसके अनेक भ्रामक अर्थ हैं, या जो लोग सोचते हैं कि हाँ इसका ये अर्थ है, उसके अलग अलग अर्थों का उपयोग करते हैं। अब मैं बताता हूँ नस का उपयोग लोग कहाँ करते हैं। वेन्स के लिए वो नस का उपयोग करते हैं। वेन्स मतलब शिराएं, वे रक्त नलियां जो पूरे शरीर से अशुद्ध या कम ऑक्सीजन वाला रक्त हृदय तक लाती हैं, वो शिराएं कहलाती हैं, वेन्स कहलाती हैं। और इसकी बीमारी के उदाहरण में आता है वेरिकोज वेन्स, फूली हुई शिराएं जो पैरों में देखी जाती हैं। और इस बीमारी के लोग हमारे पास चले आते हैं कि साहब ये तो मेरी वेन में खराबी है, मेरी नस में खराबी है, और न्यूरोलॉजी मतलब नस के डॉक्टर नहीं, मैं वेरिकोज वेन्स का इलाज नहीं करता। अगली नस होती है आर्टरी, धमनी, वो रक्त नलिकाएं जो ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। इसका एक उदाहरण होता है गैंग्रीन। मान लीजिए कि किसी पांव की धमनी में सकरापन आ गया और उस पांव को रक्त नहीं पहुंच रहा है, तो वो हिस्सा काला पड़ जाएगा, मर जाएगा। उस बीमारी को गैंग्रीन बोलेंगे। और लोग हमारे पास चले आते हैं, साहब हमारे पांव की नस में रुकावट आ गई थी, आप तो नस की बीमारी के डॉक्टर हो, आप न्यूरोलॉजिस्ट हो, मेरा इलाज करो। लेकिन गैंग्रीन का इलाज हम न्यूरोलॉजिस्ट नहीं करते। तो ये दूसरा उदाहरण हुआ नस का। एक तीसरा उदाहरण होता है नस के लिए टेंडन्स और मसल लिगामेंट्स। हमारी हड्डियां और मांसपेशियों के बीच में जो संधि होती है वो टेंडन कहलाते हैं। उनको हिंदी में बोलते हैं कंडराएं।
और लिगामेंट यानी तंतु, तो मांसपेशियों को और हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु, या विभिन्न संधियों या जॉइंट्स के आसपास जोड़ने वाले तंतु या लिगामेंट, इनमें भी बीमारियां होती हैं और जोड़ों की बीमारियां होती हैं, जॉइंट्स की बीमारियां होती हैं, आर्थराइटिस होता है, गठिया होता है। इन बीमारियों के मरीज भी हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले आते हैं, बोलते हैं ये देखो ये मेरी ये नस दुख रही है। अब मान लीजिए उस व्यक्ति को बीमारी थी ऑस्टियो आर्थराइटिस, घुटने के जोड़ का गठिया, और उस ऑस्टियो आर्थराइटिस घुटने के कारण उसको जांघ की मांसपेशी और पिंडली की मांसपेशी में दर्द हो रहा है। लोग बोलेंगे मेरी ये नस दुख रही है, मेरी वो नस दुख रही है, और नस की बीमारी मतलब न्यूरोलॉजिस्ट और हमारे पास चले आते हैं। नहीं भैया, ये वो नस नहीं है। तो हम न्यूरोलॉजिस्ट कौन से नस का इलाज करते हैं? हमारी जो नस है वो नर्व कहलाती है। नर्व क्या होती हैं? तंतु या धागों के बंडल जिनमें बिजली बहती है, खून नहीं बहता। खून बहने वाली नस का इलाज हम न्यूरोलॉजिस्ट नहीं करते, हम उस नस का इलाज करते हैं जिसमें बिजली बहती है, और इसीलिए उस नस को हम नर्व बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। और उसकी बीमारियों के लक्षणों में झुनझुनी होती है, सुनपना आता है, मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है, इनको हम स्नायु नाड़ियाँ बोलते हैं। तो मैं कहूँगा कि नस की अनेक भ्रामक अर्थ हैं, जिसमें कि वेन्स आती हैं या शिराएं, जिसमें कि आर्टरीज आती हैं या धमनियाँ, जिसमें कि टेंडन्स और लिगामेंट्स और मसल्स आती हैं, अर्थात कंडराएं और तंतु और मांसपेशियाँ। ये न्यूरोलॉजिस्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट की नस केवल नर्व्स होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, स्नायु होते हैं, और हम केवल उन्हीं का उपचार करते हैं। तो इस तरह से ये हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि विज्ञान की प्रत्येक शाखा की परिभाषा एकदम से लक्ष्मण रेखा के समान नहीं होती। तो कुछ ओवरलैप, कुछ न कुछ दायरा आगे पीछे होता है, और ये न्यूरोलॉजी के साथ और न्यूरोविज्ञान के साथ जरा ज़्यादा ही कॉमन है अन्य विधाओं की तुलना में। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे पाठकों को ये भेद समझ में आ गए होंगे। न्यूरोलॉजी की विभिन्न बीमारियों के बारे में जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को न्यूरो ज्ञान भी समाधान भी।